आज के अखबारों में जो सबसे जरूरी बातें हैं वो सब लेकर आए हैं हम आपके अपने चैनल सुन लो यूपीएससी पर। अब चाहे द हिंदू हो, इंडियन एक्सप्रेस हो या सरकारी वेबसाइट, हमने सब छान मारा है और लाए हैं सिर्फ वो बातें जो यूपीएससी एग्जाम के लिए वाकई काम आने वाली हैं। सो सिट बैक, रिलैक्स और सुनिए वो एनालिसिस जो आपके मेंस और प्रीलिम्स दोनों में फर्क डाल देगा। ये है आपका डेली लर्निंग डोज, आसान जुबान में फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। तो चलिए आज की तारीख 22 दिसंबर 2025 के सबसे महत्वपूर्ण विषयों पर अपनी चर्चा शुरू करते हैं। तो आज की सबसे बड़ी और शायद सबसे महत्वपूर्ण खबर से शुरू करते हैं। जी, एक ऐसा बदलाव जिसने ग्रामीण भारत की जो पूरी सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था है उसकी नींव ही बदल दी है। हाँ, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिल को अपनी सहमति दे दी है। और इसके साथ ही लगभग 2 दशकों से जो एक पूरा दौर चल रहा था MGNREG एक्ट का, वो अब मतलब ऑफिशियली खत्म हो गया है। जी बिल्कुल, ये भारतीय ग्रामीण कल्याण के इतिहास में एक बहुत बड़ा एक लैंडमार्क मोमेंट है। जिस कानून को हम सब महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 या आसान भाषा में MGNREGA कहते थे। हाँ, उसे अब एक नया कानून पूरी तरह से बदल रहा है। और इस नए कानून का नाम भी काफी लंबा और महत्वाकांक्षी लगता है। जी, विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण एक्ट 2025 काफी लंबा नाम है। हाँ, तो चलिए चर्चा की आसानी के लिए इसे हम शॉर्ट में VBGRAMG एक्ट कहेंगे। ठीक है। लेकिन जैसा कि कहा जा रहा है, और यही सबसे जरूरी बात है कि यह सिर्फ नाम का बदलाव नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये ग्रामीण भारत की सामाजिक सुरक्षा की जो पूरी सोच है, जो फिलॉसफी है, उसमें एक मौलिक पुनर्गठन, एक फंडामेंटल रिस्ट्रक्चरिंग है। तो चलिए इसी को परत दर परत समझते हैं। जी, सबसे पहले इस बदलाव की जो मूल भावना है, जो कोर स्पिरिट है, वो क्या है? MGNREGA से VG-RAM-G में जो ये बदलाव है, ये सिर्फ एक कानूनी बदलाव है या सोच का भी बदलाव है? ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है और यहीं से पूरी चर्चा की शुरुआत होनी चाहिए। देखिए, ये सिर्फ कानूनी बदलाव नहीं है, बल्कि ये कल्याणकारी योजनाओं को देखने के नजरिए का अ कंप्लीट चेंज इन पर्सपेक्टिव है। नजरिए का बदलाव? हाँ, देखिए, MGNREGA जो 2005 में आया था, वो एक डिमांड ड्रिवन वेलफेयर मॉडल यानी मांग संचालित कल्याणकारी मॉडल पर आधारित था। डिमांड ड्रिवन? और इसका एक बहुत गहरा मतलब है। ये एक अधिकार आधारित दृष्टिकोण था, अ राइट्स बेस्ड अप्रोच। अधिकार आधारित, इसे थोड़ा और आसान भाषा में समझाएंगी? इसका एक आम ग्रामीण परिवार के लिए मतलब क्या था? इसका मतलब ये था कि कानून ने ग्रामीण नागरिक के हाथ में एक शक्ति दी थी, पावर टू डिमांड वर्क। अच्छा। अगर किसी भी ग्रामीण परिवार के वयस्क सदस्य काम की मांग करते, तो सरकार 15 दिनों के अंदर, सिर्फ 15 दिन? हाँ, सिर्फ 15 दिनों के अंदर उन्हें उनके गांव के 5 किलोमीटर के दायरे में काम देने के लिए कानूनी रूप से बाध्य थी। लीगली बाउंड। और अगर नहीं दे पाती तो अगर सरकार ऐसा नहीं कर पाती तो उसे बेरोजगारी भत्ता, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस देना पड़ता था। अच्छा, यानी काम पाना नागरिक का अधिकार था, अ राइट, और काम देना सरकार का कर्तव्य था। सत्ता का जो केंद्र बिंदु था वो नागरिक था। ओके, तो अब VBGRAMG एक्ट में ये पूरा फंडा कैसे बदल रहा है? आपने एक शब्द इस्तेमाल किया था, सैचुरेशन बेस्ड डेवलपमेंट फ्रेमवर्क। ये सुनने में काफी भारी लगता है। हाँ, और यही इस नए कानून का दिल है, सैचुरेशन बेस्ड या संतृप्ति आधारित विकास ढांचा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि अब सरकार का मुख्य फोकस सिर्फ मांग पर काम देने का नहीं रहेगा। अब फोकस इस बात पर होगा कि सरकार द्वारा जो भी विकास योजनाएं चलाई जा रही हैं, उनका लाभ हर गांव, हर घर तक पहुंचे, कोई भी बाकी ना रह जाए। मतलब 100% कवरेज। एग्जैक्टली, यानी सैचुरेशन हो जाए। और ये जो सोच है, ये सरकार के बड़े लक्ष्य विजन 2047, विजन 2047 के साथ सीधे तौर पर जुड़ी हुई है, जिसमें हर योजना का 100% कवरेज हासिल करने का लक्ष्य है। तो अगर मैं इसे ठीक से समझ रहा हूं, तो अब सत्ता का जो केंद्र बिंदु है वो नागरिक की मांग से हटकर सरकार की आपूर्ति पर, यानी गवर्नमेंट सप्लाई ऑफ डेवलपमेंट पर आ गया है। बिल्कुल। मतलब अब सरकार तय करेगी कि विकास के लिए क्या जरूरी है और उसे हर गांव तक पहुंचाएगी। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये राइट्स बेस्ड से डिलीवरी बेस्ड मॉडल की तरफ एक बहुत बड़ा शिफ्ट है।
अब जोर इस बात पर नहीं है कि नागरिक क्या मांग रहा है, बल्कि इस पर है कि सरकार क्या डिलीवर कर रही है। जी। और इसके अपने फायदे भी हैं और कुछ चिंताएं भी हैं, जिस पर हम आगे जरूर चर्चा करेंगे। बिल्कुल। तो चलिए अब इस कानून के जो मुख्य प्रावधान हैं, जो कि क्लॉजेज हैं, उन पर आते हैं और उनकी एमजी नारीजे से क्लॉज बाय क्लॉज तुलना करते हैं। जी। सबसे ज्यादा चर्चा और शायद सबसे पहला बदलाव जो लोगों को दिख रहा है वो काम के दिनों को लेकर है। यहाँ क्या बदलाव हुआ है? हाँ, ये सबसे पहला और हेडलाइन वाला बदलाव है। एमजी नरेगा के तहत हर ग्रामीण परिवार को एक वित्तीय वर्ष में 100 दिनों की अकुशल शारीरिक श्रम यानी अनस्किल्ड मैनुअल वर्क की कानूनी गारंटी मिलती थी। 100 दिन। अब वीबीजी रामजी एक्ट में इसे 25% बढ़ाकर 125 दिन कर दिया गया है। 100 से 125 दिन। सुनने में तो ये एक पॉजिटिव इंप्रूवमेंट लगता है। बिल्कुल। इसके पीछे सरकार का क्या तर्क दिया जा रहा है? इसके पीछे का तर्क ये है कि लंबे समय से खासकर सिविल सोसाइटी संगठनों और कई अर्थशास्त्रियों द्वारा ये आलोचना हो रही थी कि 100 दिन अपर्याप्त थे। अपर्याप्त किस लिहाज से? विशेष रूप से उन क्षेत्रों में जहां कृषि पूरी तरह मॉनसून पर निर्भर है या जो सूखा प्रभावित है, जैसे महाराष्ट्र का विदर्भ या बुंदेलखंड। बिल्कुल। उन क्षेत्रों में 100 दिन की कमाई से साल भर गुजारा करना बहुत मुश्किल था। ये ग्रामीण संकट, रूरल डिस्ट्रेस को कम करने के लिए नाकाफी था। तो इन अतिरिक्त 25 दिनों का उद्देश्य ग्रामीण परिवारों को एक बेहतर आर्थिक सुरक्षा कवच, अ बेटर इकोनॉमिक कुशन प्रदान करना है। लेकिन, और ये एक बहुत बड़ा लेकिन है ना, वो जुड़ा है फंडिंग पैटर्न से। हाँ। ये शायद इस नए कानून का सबसे विवादास्पद, वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल एस्पेक्ट है। राज्यों पर बोझ कैसे और कितना बढ़ गया है? यहीं पर सबसे बड़ा संरचनात्मक बदलाव है और केंद्र राज्य संबंधों पर, फिस्कल फेडरलिज्म पर इसका गहरा असर पड़ेगा। कैसे? पहले क्या था? देखिए, एमजीएनआरईजीए का जो वित्तीय ढांचा था वो बहुत सीधा था। जो मजदूरी का भुगतान होता था यानी वेज लायबिलिटी, वो 100% केंद्र सरकार उठाती थी। पूरा 100%? पूरा 100%। और काम के लिए जो सामग्री लगती थी यानी मटेरियल कॉस्ट्स, जैसे सीमेंट, ईंटें, उसका 75% केंद्र सरकार देती थी और 25% राज्य सरकार। मतलब ज्यादातर बोझ केंद्र पर था ताकि राज्यों पर, खासकर गरीब राज्यों पर दबाव न पड़े। बिल्कुल, यही उसकी मूल भावना थी। लेकिन अब वीबीजी रामजी एक्ट में एक शेयर्ड फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी मॉडल यानी साझा राजकोषीय जिम्मेदारी मॉडल लाया गया है। और इसके तहत सामान्य श्रेणी के राज्यों के लिए, जनरल कैटेगरी स्टेट्स के लिए, यह अनुपात अब 60-40, 60-40 कर दिया गया है। 60-40 इसका मतलब है कि कुल खर्च का 60%, 60% केंद्र देगा और बाकी का 40% राज्य सरकार को अपनी जेब से देना होगा। जी हाँ। ये तो एक बहुत बड़ा बदलाव है। बहुत बड़ा। यह राज्यों के खजाने पर, खासकर उन राज्यों पर जिनकी अपनी आय के स्रोत कम है, जैसे बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, एक बहुत भारी बोझ डालेगा। इसको एक उदाहरण से समझाइए। सोचिए, एक राज्य जो पहले सिर्फ मटेरियल कॉस्ट का 25% दे रहा था, अब उसे मजदूरी और मटेरियल दोनों को मिलाकर कुल खर्च का 40% देना होगा। इससे एक विरोधाभासी, एक पैराडॉक्सिकल स्थिति पैदा हो सकती है। वो कैसे? देखिए, एक तरफ तो कानून 125 दिन के काम की गारंटी दे रहा है कागज पर। हाँ। लेकिन अगर किसी गरीब राज्य के पास अपना 40% हिस्सा देने के लिए पैसे ही नहीं है, तो वो चाहकर भी लोगों को काम कैसे देगा? मतलब फंड्स ही नहीं होंगे। बिल्कुल। तो कागज पर तो गारंटी 125 दिन की है, लेकिन जमीन पर शायद 100 दिन का काम मिलना भी मुश्किल हो जाए, क्योंकि राज्य अपना हिस्सा नहीं दे पा रहा। ये तो बहुत गंभीर चिंता का विषय है। क्या इसमें कुछ राज्यों को कोई रियायत, कोई कंसेशन दिया गया है? हाँ, इसमें कुछ अपवाद यानी एक्सेप्शंस रखे गए हैं, जो विशेष श्रेणी के राज्य है। स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स। जी, जैसे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स यानी सभी 8 राज्य, और हिमालयन स्टेट्स जैसे हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर। उनके लिए क्या प्रावधान है? उनके लिए यह अनुपात 90-10 रखा गया है, यानी 90% केंद्र और सिर्फ 10% राज्य। ये उनके लिए एक बहुत बड़ी राहत है। और यूनियन टेरिटरीज का क्या? जिन यूनियन टेरिटरीज में अपनी विधानसभा नहीं है, जैसे लद्दाख, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, उनका 100% खर्च
केंद्र सरकार ही उठाएगी, जैसा पहले होता था। लेकिन दिल्ली और पुडुचेरी? दिल्ली और पुडुचेरी जैसे यूटीज, जहां विधानसभा है, उन्हें सामान्य राज्यों की तरह ही 60-40 मॉडल का पालन करना होगा। तो इस फंडिंग पैटर्न के बदलाव का असर सिर्फ राज्यों के बजट पर ही नहीं पड़ेगा, बल्कि भारत का जो राजकोषीय संघवाद है, जो फिस्कल फेडरलिज्म का पूरा ताना बाना है, उस पर भी पड़ेगा। निश्चित रूप से यह केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों में एक महत्वपूर्ण, अ वेरी सिग्निफिकेंट शिफ्ट है। कई राज्य इसे अपनी वित्तीय स्वायत्तता, फाइनेंशियल ऑटोनॉमी पर हमले के रूप में देख सकते हैं, और यह कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की भावना के खिलाफ जा सकता है। चलिए अब एक और बड़े बदलाव पर आते हैं। काम देने के तरीके में भी बदलाव हुआ है। आपने शुरू में डिमांड ड्रिवन से सप्लाई ड्रिवन की बात की थी, इसे थोड़ा विस्तार से समझाइए। हाँ, जैसा हमने पहले चर्चा की, MGNREGA पूरी तरह से डिमांड ड्रिवन था। काम की मांग जमीनी स्तर पर यानी ग्राम सभा के स्तर पर होती थी, नीचे से ऊपर की ओर। बिल्कुल। लोग काम मांगते थे, ग्राम पंचायत प्रोजेक्ट्स का प्रस्ताव रखती थी और उसी मांग के आधार पर ऊपर से फंड जारी होता था। सिस्टम बॉटम अप अप्रोच पर चलता था। और अब VBG-MGA एक्ट में नॉर्मेटिव एलोकेशन नामक एक सप्लाई ड्रिवन यानी आपूर्ति संचालित तंत्र को संस्थागत इंस्टीट्यूशनलाइज किया गया है। नॉर्मेटिव एलोकेशन, इसका सीधा मतलब क्या है? इसका सीधा मतलब है कि अब केंद्र सरकार कुछ वस्तुनिष्ठ मापदंडों यानी ऑब्जेक्टिव पैरामीटर्स के आधार पर राज्यों को पहले से ही एक मुश्त फंड आवंटित कर देगी। कैसे मापदंड? ये मापदंड हो सकते हैं राज्य में गरीबी का स्तर, उस राज्य में कृषि मजदूरों की संख्या, पिछले सालों में उस राज्य का योजना में प्रदर्शन वगैरह। अब सिस्टम ऊपर से नीचे की ओर यानी टॉप डाउन अप्रोच पर चलेगा। तो इसके फायदे और नुकसान क्या हो सकते हैं? एक तरफ तो लगता है कि इससे प्लानिंग और बजटिंग आसान हो जाएगी। बिल्कुल। इसका सबसे बड़ा फायदा यही है कि राज्यों और केंद्र दोनों को पहले से पता होगा कि इस साल कितना पैसा मिलने वाला है, जिससे वो बेहतर योजना बना सकते हैं। और फंड्स रिलीज में देरी की समस्या? हाँ, फंड रिलीज में होने वाली देरी, जो MGNREGA की एक बहुत बड़ी समस्या थी, वो शायद इससे कम हो जाए। लेकिन इसका नुकसान? इसका सबसे बड़ा नुकसान ये है कि ये स्थानीय जरूरतों की अनदेखी कर सकता है। इट मे नॉट बी रिस्पॉन्सिव टू लोकल नीड्स। उदाहरण के लिए, हो सकता है किसी साल किसी एक जिले में सूखा पड़ जाए और वहां काम की मांग अचानक से बहुत बढ़ जाए, लेकिन क्योंकि आवंटन तो केंद्र ने साल की शुरुआत में ही तय कर दिया है, तो उस बढ़ी हुई मांग को पूरा करने के लिए तुरंत अतिरिक्त फंड मिलना मुश्किल हो सकता है। मतलब ये सिस्टम जमीनी हकीकत के प्रति कम लचीला, लेस फ्लेक्सिबल हो सकता है, और इसमें नौकरशाही की भूमिका बढ़ जाएगी। सही कहा, इसमें नौकरशाही की बाधाएं बढ़ने का खतरा है, और ग्राम सभा की जो भूमिका MGNREGA में केंद्रीय थी, अ पिवटल रोल, वो अब शायद थोड़ी कमजोर हो जाएगी। इस कानून में टेक्नोलॉजी और डिजिटल इंटीग्रेशन पर भी काफी जोर दिया गया है। एक टर्म है विकसित भारत नेशनल रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर स्टैक। ये क्या चीज है? ये एक बहुत ही महत्वाकांक्षी डिजिटल पहल है। आप इसे एक राष्ट्रीय स्तर की डिजिटल रिपॉजिटरी समझिए, एक तरह का डेटा बैंक। इसमें क्या होगा? इसमें इस कानून के तहत बनने वाले हर एसेट की, हर संपत्ति की जियो टैग की हुई जानकारी होगी। मतलब कोई तालाब बना तो वो कहाँ बना, उसकी क्या कैपेसिटी है, उस पर कितना खर्च हुआ, उसकी तस्वीर, सब कुछ इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर होगा। और इसे दूसरे प्लेटफॉर्म से भी जोड़ा जाएगा? जी, इसे PM गति शक्ति जैसे बड़े नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेटफॉर्म से जोड़ा जाएगा। इसका मकसद क्या है? इसके दो मुख्य मकसद हैं। पहला, टिकाऊ संपत्ति, ड्यूरेबल एसेट्स का निर्माण सुनिश्चित करना। मनरेगा की एक आयोजना ये थी कि उसके तहत अक्सर ऐसे काम होते थे जो टिकाऊ नहीं होते थे, जैसे कच्ची सड़कें बनाना। हाँ, जो अगली बरसात में बह जाती थीं। अब फोकस तालाब, चेक डैम, आंगनवाड़ी केंद्र जैसी टिकाऊ संपत्ति बनाने पर होगा, जिनका लंबे समय तक फायदा मिले। और दूसरा मकसद? दूसरा मकसद है काम के दोहराव को रोकना, टू प्रिवेंट डुप्लीकेशन ऑफ वर्क। कई बार ऐसा होता था कि एक ही तालाब का पैसा दो अलग अलग योजनाओं से निकल जाता था। ये डिजिटल स्टैक सुनिश्चित करेगा कि ऐसा न हो, जिससे पारदर्शिता और जवाबदेही, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी। इन सभी बदलावों पर राजनीतिक प्रतिक्रिया तो जाहिर है बहुत तीखी हुई होगी। दोनों पक्षों के क्या तर्क हैं? हाँ, ये मुद्दा पूरी तरह से ध्रुवीकृत, पोलराइज्ड है। विपक्ष, खासकर कांग्रेस पार्टी, जिसके कार्यकाल में MGNREGA कानून आया था, वो इसे अपनी एक अधिकार आधारित विरासत और राइट्स बेस्ड लेगेसी को बुलडोज करने की कोशिश बता रही है।
और महात्मा गांधी का नाम हटाने पर भी सवाल उठाए गए हैं। जी, उनका ये भी आरोप है कि कानून से महात्मा गांधी का नाम हटाना एक राजनीतिक कदम है जो उस कानून की आत्मा को मिटाने जैसा है। और फंडिंग पैटर्न पर उनका क्या कहना है? उनका मुख्य तर्क यही है कि 40% फंडिंग की जो शर्त है वो गरीब राज्यों को आर्थिक रूप से पंगु बना देगी। और काम कम मिलेगा। हाँ, उनका कहना है कि इससे कागज पर दिन भले ही 125 हो गए हों, लेकिन हकीकत में लोगों को काम मिलना और भी मुश्किल हो जाएगा। वे इसे ग्रामीण सुरक्षा कवच को कमजोर करने वाला कदम बता रहे हैं। और सरकार का पक्ष क्या है? सरकार इसे कैसे डिफेंड कर रही है? सरकार की तरफ से ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान का तर्क है कि ये बदलाव आधुनिकीकरण और योजना को ज्यादा प्रभावी बनाने के लिए जरूरी है। उनका मेन आर्गुमेंट क्या है? सरकार का कहना है कि अब फोकस सिर्फ गड्ढे खोदकर रोजगार पैदा करने पर नहीं है, बल्कि उत्पादक संपत्ति प्रोडक्टिव एसेट्स बनाने पर है, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को दीर्घकालिक आर्थिक लाभ लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक डिविडेंड्स मिले। तो ये वेलफेयर से एम्पावरमेंट की तरफ एक कदम है। बिल्कुल, सरकार इसे इसी तरह पेश कर रही है। यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि वे दोनों दृष्टिकोणों को बिना किसी पक्षपात के समझें और अपने उत्तर में एक संतुलित विश्लेषण, अ बैलेंस्ड एनालिसिस प्रस्तुत करें। ये वीबीजी रामजी एक्ट का एक बहुत ही विस्तृत विश्लेषण था। अब ये बिल जिस जगह पास हुआ, यानी संसद, उसकी कार्यवाही पर भी एक नजर डालते हैं। जी, संसद का शीतकालीन सत्र विंटर सेशन 19 दिसंबर को समाप्त हुआ। आंकड़े तो बता रहे हैं कि काम तो बहुत हुआ, लेकिन बहस और जांच पड़ताल पर सवाल उठ रहे हैं। बिल्कुल। आंकड़ों के हिसाब से देखें तो ये सत्र बहुत उत्पादक, वेरी प्रोडक्टिव रहा। लोकसभा में 111%, 111% और राज्यसभा में 121%, 121% प्रोडक्टिविटी दर्ज की गई। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जितना समय काम के लिए निर्धारित था, सदनों ने उससे भी ज्यादा देर तक काम किया, देर रात तक बैठकर काम किया। ये आंकड़े तो काफी प्रभावशाली हैं। इस दौरान क्या महत्वपूर्ण विधायी कार्य, लेजिस्लेटिव बिजनेस हुए? इस सत्र में कुल 10 सरकारी बिल पेश हुए और उनमें से 8 दोनों सदनों से पास भी हो गए। कुछ बड़े बिलों के नाम? इनमें कुछ बहुत बड़े और दूरगामी प्रभाव वाले बिल शामिल हैं, जैसे सबका बीमा सबकी रक्षा, बीमा कानून संशोधन विधेयक 2025। सबका बीमा सबकी रक्षा, इसमें क्या है? इसने बीमा क्षेत्र, इंश्योरेंस सेक्टर में 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट (FDI) की अनुमति दे दी है। यह एक बहुत बड़ा आर्थिक सुधार है। और एक और बिल जिसका जिक्र हमने अभी किया, शांति एक्ट। जी हाँ, वो भी इसी सत्र में पास हुआ। शांति एक्ट, जिसने भारत के परमाणु ऊर्जा क्षेत्र को निजी कंपनियों के लिए खोल दिया है, वो भी इसी सत्र की देन है। इस पर हम आगे विज्ञान और प्रौद्योगिकी खंड में विस्तार से बात करेंगे। लेकिन यहाँ जो चिंता का विषय है, जो क्रिटिक्स पॉइंट आउट कर रहे हैं, वो है इन कानूनों को पास करने की गति। हाँ, गति यानी लेजिस्लेटिव वेलोसिटी, जैसा कि इसे कहा जाता है, इस पर काफी चिंताएं हैं। क्या चिंता है? चिंता ये है कि वीबीजी रामजी जैसे महत्वपूर्ण और विवादास्पद बिल, जो करोड़ों लोगों के जीवन को प्रभावित करते हैं, उन्हें बिना संसदीय समितियों की जांच के कुछ ही दिनों की बहस में पास कर दिया गया। संसदीय समितियों की भूमिका क्या होती है? संसदीय प्रक्रिया में डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटीज DRSCs की एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ये मिनी पार्लियामेंट की तरह काम करती हैं। मतलब? ये समितियां बिलों का गहन अध्ययन करती हैं, क्लॉज बाय क्लॉज स्क्रूटनी करती हैं, विशेषज्ञों को बुलाती हैं, उनकी राय लेती हैं और फिर अपनी सिफारिशें देती हैं। इस प्रक्रिया को बाईपास करने से या हड़बड़ी में कानून बनाने से उनमें खामियां रह जाने का खतरा बढ़ जाता है। संसदीय जांच की इस कमी की काफी आलोचना हो रही है। लेकिन क्या कोई ऐसा उदाहरण भी है इस सत्र में जहां विपक्ष के दबाव के कारण सरकार को झुकना पड़ा हो? हाँ, एक बहुत महत्वपूर्ण अपवाद है, विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक 2025। विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान बिल 2025। ये बिल किस बारे में है? ये बिल UGC, AICT और NCT जैसे कई मौजूदा नियामकों की जगह उच्च शिक्षा के लिए एक एकीकृत यूनिफाइड रेगुलेटर बनाने का प्रस्ताव करता है। ये शिक्षा के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा बदलाव है। और इस पर विपक्ष ने क्या किया? विपक्ष ने इसका कड़ा विरोध किया और मांग की कि इतने बड़े बदलाव वाले बिल को
गहन जांच के लिए भेजा जाए। और सरकार मान गई? हाँ, विपक्ष के लगातार दबाव के बाद सरकार इस बिल को एक संयुक्त संसदीय समिति, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जेपीसी को भेजने के लिए तैयार हो गए। तो ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि सदन में मजबूत बहुमत होने के बावजूद अगर विपक्ष एकजुट होकर रणनीतिक रूप से दबाव बनाता है तो वो सरकार को संसदीय प्रक्रियाओं का पालन करने के लिए मजबूर कर सकता है। द हिंदू ने अपने संपादकीय में इस सत्र का विश्लेषण किया है, जिसका शीर्षक है विंटर इज बिहाइंड। उनकी मुख्य टिप्पणी क्या है? संपादकीय कहता है कि ये सत्र पिछले कुछ सत्रों की तुलना में हंगामे के लिहाज से तो शांत था, लेकिन ये चूके हुए अवसरों, मिस्ड अपॉर्चुनिटीज का सत्र भी था। किस तरह के अवसर? उदाहरण के लिए जब सत्र चल रहा था तब दिल्ली, एनसीआर और पूरा उत्तर भारत गंभीर वायु प्रदूषण के संकट से जूझ रहा था। ये एक राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपातकाल जैसी स्थिति थी, लेकिन इस पर एक समर्पित चर्चा की अनुमति नहीं दी गई। ये संसदीय जवाबदेही में एक बड़ी चूक है। और लेजिस्लेटिव वेलोसिटी पर संपादकीय का क्या कहना है? संपादकीय एक बहुत ही महत्वपूर्ण और याद रखने लायक मुहावरा इस्तेमाल करता है, लेजिस्लेटिव वेलोसिटी ऑफन कम्स एट द कॉस्ट ऑफ लेजिस्लेटिव फिडेलिटी। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ है कि विधायी वेग यानी कानून बनाने की रफ्तार अक्सर विधायी निष्ठा की कीमत पर आती है। मतलब जल्दबाजी में बनाए गए कानून की गुणवत्ता और बारीकियों से समझौता हो जाता है। ये यूपीएससी मेंस में लिखने के लिए एक बहुत अच्छा पॉइंट है। ये एक बहुत ही सटीक विश्लेषण है। चलिए अब अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की ओर रुख करते हैं, और यहाँ एक बहुत बड़ी और अच्छी खबर है जी। भारत और न्यूजीलैंड ने एक व्यापक मुक्त व्यापार समझौता, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एफटीए पर बातचीत पूरी कर ली है। इसे इंडो पैसिफिक क्षेत्र में भारत के लिए एक बड़ा कदम माना जा रहा है। ये वाकई एक बहुत बड़ी कूटनीतिक और आर्थिक जीत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने संयुक्त रूप से इसकी घोषणा की, और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि यह समझौता रिकॉर्ड 9 महीनों में पूरा हो गया है। सिर्फ 9 महीने? आमतौर पर तो सालों लग जाते हैं। जी, आमतौर पर ऐसे व्यापक समझौतों में कई साल लग जाते हैं। ये बहुत तेजी से हुआ है। तो इस समझौते की आर्थिक संरचना, इकोनॉमिक आर्किटेक्चर क्या है? भारत को इससे क्या बड़े फायदे मिलने वाले हैं? सबसे पहले वस्तु व्यापार यानी गुड्स ट्रेड की बात करते हैं। न्यूजीलैंड ने भारत से आने वाले 100% निर्यात पर टैरिफ यानी आयात शुल्क खत्म करने का वादा किया है। 100%? मतलब हमारे सारे प्रोडक्ट्स अब वहां ड्यूटी फ्री जाएंगे? जी, सारे। ये भारत के लिए एक बहुत बड़ी जीत है। किन क्षेत्रों को इससे तत्काल लाभ मिलेगा? इससे भारत के टेक्सटाइल्स, कपड़ा, लेदर, चमड़ा, फुटवेयर, जूते और जेम्स एंड ज्वेलरी, रत्न और आभूषण जैसे क्षेत्रों को तत्काल और सीधा लाभ मिलेगा। ये वो क्षेत्र हैं जिनमें हम काफी मजबूत हैं। बिल्कुल, ये वो क्षेत्र हैं जिनमें भारत बहुत प्रतिस्पर्धी है, लेकिन न्यूजीलैंड के बाजार में हमें बांग्लादेश और वियतनाम जैसे देशों के मुकाबले टैरिफ का नुकसान होता था, क्योंकि उनके पहले से एफटीए थे। अब हमारे उत्पाद भी वहां बिना किसी शुल्क के जा सकेंगे, जिससे हमारी प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ेगी। और बदले में भारत ने न्यूजीलैंड को क्या पेशकश की है? बदले में भारत ने अपनी 70% टैरिफ लाइनों पर टैरिफ उदारीकरण की पेशकश की है। 70%? ये तो 100% से काफी कम है। हाँ, सुनने में शायद कम लगे, लेकिन ये द्विपक्षीय व्यापार मूल्य का 95% कवर करता है। यानी जो मुख्य चीजें न्यूजीलैंड भारत को बेचता है, उन पर से टैरिफ धीरे धीरे कम कर दिया जाएगा। इस समझौते की एक और खास बात सेवा क्षेत्र, सर्विस सेक्टर पर इसका फोकस बताया जा रहा है। इसमें भारतीय पेशेवरों के लिए क्या है? हाँ, ये इस समझौते का एक और बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। न्यूजीलैंड ने भारतीय पेशेवरों के लिए 118 सेवा उपक्षेत्रों को खोल दिया है। और मोबिलिटी को आसान बनाने के लिए? हाँ, मोबिलिटी को आसान बनाने के लिए ठोस कदम उठाए गए हैं। एक नई वीजा श्रेणी बनाई गई है, टेम्परेरी एम्प्लॉयमेंट एंट्री वीजा। इसमें क्या खास है? इसके तहत हर साल 5000 भारतीय पेशेवरों का एक निश्चित कोटा होगा, जिन्हें न्यूजीलैंड में काम करने के लिए आसानी से वीजा मिल सकेगा। 5000 का कोटा? जी। इसके अलावा 1000 वर्क एंड हॉलिडे वीजाज भी हैं, जो युवा भारतीयों को वहां जाकर काम करने और घूमने का अवसर देंगे। तो इससे किन प्रोफेशनल्स को फायदा होगा? इससे भारत के आईटी प्रोफेशनल्स, इंजीनियर्स, शेफ्स और पारंपरिक ज्ञान के प्रैक्टिशनर्स जैसे योग गुरु और आयुर्वेद विशेषज्ञों के लिए न्यूजीलैंड में काम करने के नए रास्ते खुलेंगे। अब आते हैं उस सबसे संवेदनशील मुद्दे पर, जिसने पिछली बार 2010 में
एफटीए की बातचीत को पटरी से उतार दिया था। डेयरी उत्पाद, हाँ, द एलिफेंट इन द रूम। इसका क्या हुआ? यही इस समझौते की सबसे बड़ी और चतुर कूटनीतिक सफलता है। इस एफटीए में डेयरी और डेयरी उत्पादों को स्पष्ट रूप से टैरिफ कटौती से बाहर रखा गया है। बाहर रखा गया है, मतलब कोई ड्यूटी कट नहीं? कोई ड्यूटी कट नहीं। दिस इज अ मेजर विन फॉर इंडिया। ये तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि न्यूजीलैंड दुनिया के सबसे बड़े डेयरी निर्यातकों में से एक है और भारतीय डेयरी उद्योग को हमेशा उनसे खतरा महसूस होता था। बिल्कुल। भारत का सहकारी डेयरी क्षेत्र, जो अमूल जैसे ब्रांडों के माध्यम से लाखों छोटे और सीमांत किसानों का समर्थन करता है, उसे न्यूजीलैंड के औद्योगिक स्तर के डेयरी निर्यात से सीधी प्रतिस्पर्धा का सामना नहीं करना पड़ेगा। ये भारत के वार्ताकारों के लिए एक रेड लाइन थी और उन्होंने इसे सफलतापूर्वक हासिल किया। तो ये लाखों किसानों के हितों की रक्षा करेगा? निश्चित रूप से। तो फिर डेयरी में सहयोग कैसे होगा? क्या कोई सहयोग नहीं होगा? सहयोग होगा, लेकिन बाजार खोलने के जरिए नहीं। बाजार पहुंच के बजाय दोनों देश अब बागवानी, हॉर्टिकल्चर में सहयोग करेंगे। अच्छा। इसके तहत न्यूजीलैंड भारत में सेब और कीवी फ्रूट जैसे फलों के लिए सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस, उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने में मदद करेगा, जिससे भारत में उत्पादकता और गुणवत्ता बढ़ेगी। ये एक विन विन स्थिति है। क्या इस समझौते में कोई रणनीतिक या निवेश का पहलू भी है? हाँ, बिल्कुल। समझौते के हिस्से के रूप में न्यूजीलैंड ने अगले 15 वर्षों में भारत में $20 बिलियन का निवेश करने का वादा किया है। $20 बिलियन? जी, ये भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए एक बड़ा बूस्ट होगा। और रणनीतिक रूप से इसका क्या महत्व है? रणनीतिक रूप से देखें तो ये एफटीए न्यूजीलैंड के डाइवर्सिफिकेशन एजेंडा यानी विविधीकरण एजेंडा का हिस्सा है। वो चीन पर अपनी आर्थिक निर्भरता को कम करना चाहता है। और भारत के लिए? भारत के लिए ये विकसित दुनिया की हाई वैल्यू सप्लाई चेन्स में और अधिक गहराई से एकीकृत होने का एक सुनहरा मौका है। तो एक तरफ न्यूजीलैंड से इतनी अच्छी खबर है, तो दूसरी तरफ हमारे बिल्कुल पड़ोस बांग्लादेश से तनाव बढ़ रहा है। जी, भारत बांग्लादेश के संबंधों में अचानक ये खटास क्यों आ गई है? क्या हुआ है? हाँ, ये एक चिंताजनक घटनाक्रम है। ये तनाव बांग्लादेश के मायमनसिंह शहर में हुई एक लिंचिंग की घटना के बाद शुरू हुआ। वहां ईश्वरा निंदा के आरोप में दीपू चंद्र दास नाम के एक हिंदू युवक की भीड़ ने पीट कर हत्या कर दी। और इस पर भारत की क्या प्रतिक्रिया रही? भारत के विदेश मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स MEA ने एक बहुत ही कड़ा, अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट जारी किया। बयान में बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा पर गहरी चिंता व्यक्त की गई और इस हत्या को भयावह बताया गया। और जांच की मांग की? हाँ, भारत ने त्वरित और पारदर्शी जांच की मांग की। और बांग्लादेश की सरकार ने इस पर क्या जवाब दिया? जवाब में बांग्लादेश की अंतरिम सरकार, जो शेख हसीना के जाने के बाद से सत्ता में है, ने MEA की टिप्पणियों को पूरी तरह से खारिज कर दिया। खारिज कर दिया? जी, उन्होंने इस लिंचिंग को एक आइसोलेटेड इंसिडेंट यानी एक एकल घटना बताया और कहा कि भारत को उनके आंतरिक मामलों पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। उन्होंने भारत पर भी कुछ आरोप लगाया। कहते हुए कहा कि भारतीय प्रदर्शनकारियों ने वहां सुरक्षा स्थिति पैदा कर दी थी। ये तो डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में एक बहुत ही तीखा जवाब है। बहुत तीखा। ये तनाव किस पृष्ठभूमि में हो रहा है? ये तनाव शेख हसीना सरकार के हटने के बाद बांग्लादेश में चल रही राजनीतिक अस्थिरता, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की पृष्ठभूमि में हो रहा है। चटगांव में भारतीय राजनयिक मिशनों पर सुरक्षा खतरों की रिपोर्ट के बाद भारत ने वहां अपना वीजा संचालन पहले ही निलंबित कर दिया है। यह दिखाता है कि जमीनी स्थिति ठीक नहीं है। तो भारत के लिए यहाँ रणनीतिक चुनौती क्या है? एक डिप्लोमेटिक टाइट रोप वॉक जैसी स्थिति है। बिल्कुल। भारत यहाँ एक बहुत ही नाजुक संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा है। एक तरफ भारत की नेबरहुड फर्स्ट नीति है और बांग्लादेश एक बहुत महत्वपूर्ण पड़ोसी है। दूसरी तरफ भारत के अंदर बांग्लादेशी अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर एक बड़ा घरेलू राजनीतिक दबाव है। भारत के लिए चुनौती ये है कि वो अल्पसंख्यकों के अधिकारों के लिए आवाज भी उठाए और साथ ही ये भी सुनिश्चित करे कि बांग्लादेश चीन पाकिस्तान के रणनीतिक पाले में न चला जाए। ये एक बहुत ही कठिन कूटनीतिक रस्सी पर चलने जैसा है। चलिए अब अर्थव्यवस्था के खंड की ओर बढ़ते हैं और एक ऐसे मुद्दे की बात करते हैं जो सालों से हमारी अर्थव्यवस्था पर एक बड़े बोझ की तरह है, उर्वरक सब्सिडी। जी, द इंडियन एक्सप्रेस में कृषि अर्थशास्त्री अशोक गुलाटी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण संपादकीय आया है जो इस पर गंभीर सवाल उठाता है। जी, ये संपादकीय कुछ चौंकाने वाले आंकड़ों के साथ शुरू होता है। ये बताता है कि भारत का उर्वरक सब्सिडी बिल
वित्तीय वर्ष 2026 में 2 लाख करोड़ तक पहुंचने का अनुमान है। 2 लाख करोड़, यह ये कितनी बड़ी रकम है, इसका अंदाजा कैसे लगाया जाए? इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि ये राशि कृषि मंत्रालय के कुल बजट, जो लगभग 137 लाख करोड़ है, से भी कहीं ज्यादा है। क्या कह रही हैं आप? मतलब सरकार कृषि पर जितना कुल खर्च करती है उससे ज्यादा सिर्फ उर्वरक सब्सिडी पर खर्च कर रही है? जी हाँ, यही इस समस्या की गंभीरता है। ये एक गंभीर राजकोषीय असंतुलन, अ सीरियस फिस्कल इम्बैलेंस का स्पष्ट संकेत है। तो इस समस्या की जड़ क्या है? ये सब्सिडी बिल इतना ज्यादा क्यों है? समस्या की जड़ है यूरिया, जिसमें नाइट्रोजन होता है, और अन्य उर्वरकों यानी फॉस्फेटिक, पी और पोटाशिक के उर्वरकों की कीमतों में भारी अंतर। ये अंतर कैसे पैदा हुआ? ये कि 2010 यानी 2010 में सरकार पी और के उर्वरकों के लिए एक न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी व्यवस्था ले आई। इसमें इन उर्वरकों की कीमतें काफी हद तक बाजार से जुड़ गईं। लेकिन यूरिया को इससे बाहर रखा गया। बिल्कुल, यूरिया को राजनीतिक कारणों से इस व्यवस्था से बाहर रखा गया। तो यूरिया के साथ क्या किया गया? यूरिया पर कठोर मूल्य नियंत्रण जारी रहा। आज भी यूरिया अपनी उत्पादन लागत की एक बहुत छोटे हिस्से पर बेचा जाता है। एक यूरिया का बैग जिसकी लागत शायद 2500 से ज्यादा है, वो किसान को सिर्फ 242 रुपीस में मिलता है। सिर्फ 242 रुपीस में? जी, बाकी का सारा पैसा सरकार सब्सिडी के रूप में कंपनियों को देती है। तो इस सस्ते यूरिया का नतीजा क्या हो रहा है? इसका नतीजा ये हो रहा है कि किसान यूरिया का अंधाधुंध और अत्यधिक उपयोग कर रहे हैं। इससे मिट्टी में पोषक तत्वों का संतुलन पूरी तरह से बिगड़ गया है। कितना बिगड़ गया है? पंजाब जैसे कृषि प्रधान राज्यों में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम यानी एनपीके के उपयोग का अनुपात 10.9.4.1 तक बिगड़ गया है। और आदर्श अनुपात क्या होना चाहिए? आदर्श अनुपात 4.2.1 माना जाता है। बाप रे, मतलब किसान आदर्श मात्रा से लगभग 2.5 गुना ज्यादा नाइट्रोजन डाल रहे हैं। जी, और ये मिट्टी की सेहत के लिए जहर की तरह है। इसका मतलब ये सिर्फ पैसे की बर्बादी नहीं है जैसा कि मैं पहले सोच रहा था, ये तो हमारे पर्यावरण और कृषि के भविष्य के लिए भी खतरनाक है। बिल्कुल, ये सिर्फ एक आर्थिक समस्या नहीं, बल्कि एक पारिस्थितिक आपदा, एन इकोलॉजिकल डिजास्टर है। इसके क्या परिणाम हो रहे हैं? नाइट्रोजन उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग के कई गंभीर परिणाम होते हैं। पहला, इससे सॉइल डिग्रेडेशन यानी मृदा का क्षरण होता है, मिट्टी बंजर हो रही है। दूसरा, ये नाइट्रोजन रिसकर भूजल में मिल जाता है, जिससे नाइट्रेट कंटैमिनेशन होता है, जो पीने के पानी को जहरीला बना सकता है और कैंसर जैसी बीमारियों का कारण बन सकता है। और जलवायु परिवर्तन पर भी इसका असर है। हाँ, तीसरा और सबसे गंभीर असर है नाइट्रस ऑक्साइड N2O गैस का उत्सर्जन। ये कार्बन डाइऑक्साइड से लगभग 300 गुना ज्यादा शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैस है। और आर्थिक रूप से भी तो इसमें एक और जोखिम है ना, हम इन उर्वरकों के लिए आयात पर बहुत निर्भर हैं। आपने बिल्कुल सही पॉइंट उठाया। आर्थिक रूप से भारत उर्वरक के कच्चे माल के लिए लगभग पूरी तरह से आयात पर निर्भर है। हम अपनी जरूरत का 90% फॉस्फेट और 100% पोटाश आयात करते हैं। 100% पोटाश? जी, 100%। यूरिया बनाने के लिए जरूरी प्राकृतिक गैस भी हम बड़ी मात्रा में आयात करते हैं। ये निर्भरता हमें वैश्विक बाजार की कीमतों में उतार चढ़ाव और भू राजनीतिक झटकों जैसे रूस यूक्रेन युद्ध के प्रति बहुत संवेदनशील बनाती है। तो इस गंभीर समस्या का समाधान क्या है? अशोक गुलाटी अपने संपादकीय में क्या रोड मैप सुझाते हैं? अशोक गुलाटी एक बहुत ही स्पष्ट और दो तरफा समाधान सुझाते हैं। पहला कदम क्या है? पहला कदम, यूरिया को तुरंत न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी व्यवस्था के तहत लाएं, यानी यूरिया की कीमतों पर से सरकारी नियंत्रण को धीरे धीरे हटाएं और उसे पी और के उर्वरकों की तरह बाजार से जोड़ें। इससे कीमतों में जो विकृति है वो ठीक होगी और किसान इसका संतुलित उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित होंगे। लेकिन इससे तो यूरिया महंगा हो जाएगा और किसानों पर बोझ बढ़ेगा। इसका राजनीतिक विरोध भी तो होगा। बिल्कुल, और इसी के लिए उनका दूसरा सुझाव है जो बहुत जरूरी है, डायरेक्ट इनकम ट्रांसफर, DBT, यानी प्रत्यक्ष आय हस्तांतरण। क्या मतलब है इसका?
उनका कहना है कि आप उत्पाद को सब्सिडी देने के बजाय यानी कंपनियों को पैसा देने की जगह सीधे किसान को सब्सिडी दें। जैसे पीएम किसान में होता है। एकदम सही। पीएम किसान योजना की तरह सब्सिडी की एक निश्चित राशि हर किसान के बैंक खाते में सीधे स्थानांतरित कर दी जाए। इसके बाद किसान बाजार से अपनी जरूरत के हिसाब से कोई भी उर्वरक खरीदने के लिए स्वतंत्र होगा। और इससे लीकेज भी रुकेगा? बिल्कुल। अभी सस्ता यूरिया बड़ी मात्रा में उद्योगों में जैसे प्लाईवुड बनाने में अवैध रूप से डाइवर्ट हो जाता है या पड़ोसी देशों में तस्करी कर दिया जाता है। डीबीटी से ये सब रुक जाएगा। और इस सुधार से कितनी बचत का अनुमान है? गुलाटी का अनुमान है कि इस सुधार से सरकार को सालाना कम से कम 40,000 करोड़ रुपए की बचत हो सकती है। 40,000 करोड़? जी। और इस पैसे का इस्तेमाल सिंचाई, कृषि अनुसंधान और विकास जैसे ज्यादा उत्पादक क्षेत्रों में किया जा सकता है, जिससे किसानों को असली और स्थायी फायदा होगा। अर्थव्यवस्था से कुछ सकारात्मक खबरें भी हैं। मैक्रो इकोनॉमिक संकेतक कुछ राहत दे रहे हैं। हाँ, भारतीय रुपए में आज मजबूती देखने को मिली। विदेशी फंड के लगातार प्रवाह और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में नरमी के कारण ये अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 22 पैसे बढ़कर 89.45 पर बंद हुआ। और कच्चे तेल की कीमत? ब्रेंट क्रूड ऑयल अब लगभग $60 प्रति बैरल पर है, जो भारत जैसे बड़े तेल आयातक देश के लिए बहुत अच्छी खबर है। और विदेशी मुद्रा भंडार की क्या स्थिति है? भारत का विदेशी मुद्रा भंडार यानी फॉरेक्स रिजर्व्स पिछले हफ्ते $1.6 बिलियन बढ़कर $688.9 बिलियन के स्तर पर पहुंच गया है। तो ये एक अच्छी स्थिति है। ये एक बहुत ही आरामदायक स्थिति है। ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई को बाजार में किसी भी तरह के बड़े उतार चढ़ाव को रोकने और रुपए की स्थिरता बनाए रखने के लिए पर्याप्त शक्ति देता है। अब पर्यावरण और पारिस्थितिकी से जुड़ी एक बड़ी और संवेदनशील बहस पर आते हैं, जो अरावली पर्वत श्रृंखला को लेकर छिड़ी हुई है। जी। विवाद का केंद्र है पहाड़ी की परिभाषा। जी, ये विवाद सुप्रीम कोर्ट के एक हालिया आदेश के बाद शुरू हुआ, जिसमें अदालत ने अरावली हिल्स की एक मानकीकृत स्टैंडर्डाइज्ड परिभाषा को स्वीकार कर लिया। और वो परिभाषा क्या है? इस नई परिभाषा के अनुसार केवल वे भू आकृतियां जो अपने आसपास के स्थानीय धरातल से 100 मीटर या उससे अधिक ऊंची हैं, उन्हें कानूनी तौर पर पहाड़ी माना जाएगा और संरक्षण दिया जाएगा। सिर्फ 100 मीटर की ऊंचाई? इससे पर्यावरणविदों को क्या चिंता है? पर्यावरणविदों ने तुरंत चेतावनी दी कि ये परिभाषा बहुत संकीर्ण और मनमानी है। उनकी चिंता ये है कि इस परिभाषा के कारण अरावली की तलहटी यानी फुटहिल्स और बहुत सारे कम ऊंचाई वाले क्षेत्र जो 100 मीटर से कम ऊंचे हैं, वो अब पहाड़ी नहीं माने जाएंगे। जी, वे कानूनी रूप से पहाड़ी नहीं माने जाएंगे। इससे ये इलाके डी नोटिफाई हो जाएंगे और रियल एस्टेट, निर्माण और खनन गतिविधियों के लिए खुल जाएंगे। और इन कम ऊंचाई वाले क्षेत्रों का पारिस्थितिक महत्व क्या है? बहुत ज्यादा। अरावली सिर्फ ऊंची चोटियों का नाम नहीं है, ये एक पूरी पारिस्थितिकी प्रणाली, एन एंटायर इकोसिस्टम है। ये दिल्ली एनसीआर के लिए एक महत्वपूर्ण जल पुनर्भरण क्षेत्र, वाटर रिचार्ज जोन है। और रेगिस्तान को भी रोकता है। हाँ, ये थार मरुस्थल के विस्तार को रोकने वाली एक प्राकृतिक दीवार के रूप में काम करता है। ये कम ऊंचाई वाले क्षेत्र और तलहटी वन्यजीव गलियारों, वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर्स का भी हिस्सा हैं। इस तीखी आलोचना के जवाब में सरकार का क्या पक्ष सामने आया है? इस आलोचना के जवाब में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने एक विस्तृत स्पष्टीकरण दिया है। उन्होंने दावा किया है कि इस नई परिभाषा और नए ढांचे के तहत भी अरावली रेंज का 90% हिस्सा पूरी तरह से सुरक्षित है। 90%? जी। उनका कहना है कि 90% हिस्से में कोई खनन या गैर वन गतिविधि नहीं हो सकती। और खनन को लेकर उन्होंने क्या कहा? उन्होंने स्पष्ट किया कि खनन की अनुमति केवल अरावली के कुल 1.44 लाख वर्ग किलोमीटर के परिदृश्य के सिर्फ 0.19% हिस्से तक ही सीमित रहेगी। 0.19%? ये तो बहुत कम लगता है। हाँ, और उन्होंने ये भी आश्वासन दिया है कि जब तक इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन एक व्यापक स्थायी खनन योजना, सस्टेनेबल माइनिंग प्लान नहीं बना लेता, तब तक किसी भी नए खनन पट्टे को मंजूरी नहीं दी जाएगी। लेकिन क्या 100 मीटर की ऊंचाई को एकमात्र मानदंड बनाना वैज्ञानिक रूप से सही है? यहीं पर वैज्ञानिक और पारिस्थितिक विवाद है। जैसा हमने पहले बात की, एक पहाड़ी प्रणाली का पारिस्थितिक कार्य
चाहे वो जल विज्ञान से जुड़ा हो या जैव विविधता को बनाए रखने से, वो सिर्फ 100 मीटर से ऊपर की चोटियों तक सीमित नहीं होता। तो अब आगे क्या होगा? अब नागरिक समाज और पर्यावरण समूह सरकार के 0.19% के आंकड़े की बहुत बारीकी से जांच करेंगे। वो ये सुनिश्चित करना चाहेंगे कि इस छोटे से प्रतिशत के आंकड़े की आड़ में कहीं महत्वपूर्ण वन्यजीव गलियारों का विखंडन, फ्रेगमेंटेशन तो नहीं हो रहा है। पर्यावरण से ही जुड़ी एक अच्छी खबर भी है। भारत के महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट चीता के लिए एक बड़ा और सकारात्मक कदम उठाया गया है। जी चीतों को अब कूनो नेशनल पार्क के अलावा एक दूसरा घर मिलने वाला है। जी बिल्कुल। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, जो इस प्रोजेक्ट की नोडल एजेंसी है, ने मध्य प्रदेश में गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य, गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को चीता पुनर्वास के लिए दूसरे स्थल के रूप में अंतिम मंजूरी दे दी है। यह गांधी सागर अभयारण्य कहाँ स्थित है और इसकी क्या खासियत है? यह अभयारण्य मध्य प्रदेश में राजस्थान की सीमा पर स्थित है और चंबल नदी इसके बीच से होकर गुजरती है। यहाँ का इलाका चट्टानी, झाड़ीदार जंगल और घास के मैदानों का मिश्रण है, जो अफ्रीकी सवाना जैसा दिखता है और चीतों के रहने के लिए एक आदर्श स्थान माना जा रहा है। कूनों के अलावा एक दूसरे घर की जरूरत क्यों पड़ी? इसके पीछे एक बहुत ही महत्वपूर्ण वैज्ञानिक अवधारणा है, जिसे मेटा पॉपुलेशन मैनेजमेंट कहते हैं। मेटा पॉपुलेशन? जी, इसका उद्देश्य चीतों की एक मेटा पॉपुलेशन स्थापित करना है। इसका मतलब क्या है आसान भाषा में? मेटा पॉपुलेशन का मतलब है एक ही प्रजाति की कई छोटी छोटी आबादियों का एक समूह, जो भौगोलिक रूप से अलग अलग हो, लेकिन उनके बीच जानवरों का आना जाना संभव हो। अच्छा। गांधी सागर को विकसित करने का लक्ष्य कूनो गांधी सागर परिदृश्य में चीतों का ऐसा ही बड़ा जुड़ा हुआ समूह बनाना है। और इसके फायदे क्या हैं? इसके 2 बड़े फायदे हैं। पहला, ये आनुवंशिक विविधता, जेनेटिक डाइवर्सिटी बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। अलग अलग आबादी के बीच जब जानवर आते जाते हैं तो इन ब्रीडिंग का खतरा कम होता है। और दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण, यह प्रजातियों को विनाशकारी नुकसान से बचाता है। मान लीजिए कूनों में कोई बीमारी फैल जाती है या कोई प्राकृतिक आपदा आ जाती है, तो सारे चीते एक साथ खत्म हो सकते हैं? बिल्कुल। लेकिन अगर एक और आबादी गांधी सागर में सुरक्षित है तो प्रजाति बची रहेगी। यह सारे अंडे एक ही टोकरी में न रखने जैसा सिद्धांत है। चलिए अब विज्ञान और प्रौद्योगिकी के खंड पर आते हैं। हमने पॉलिटी सेक्शन में शांति एक्ट का जिक्र किया था। अब इसे विस्तार से समझते हैं। इसे भारत के परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में एक ऐतिहासिक गेम चेंजिंग बदलाव माना जा रहा है। बिल्कुल। शांति एक्ट, जिसका पूरा नाम है सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया एक्ट 2025, भारत के परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में दशकों से चला आ रहा सरकारी एकाधिकार, गवर्नमेंट मोनोपोली, समाप्त हो गया है। इसने किस पुराने कानून की जगह ली है? इसने 1962 के एटॉमिक एनर्जी एक्ट को निरस्त कर दिया है। वो पुराना कानून परमाणु ऊर्जा से जुड़ी हर गतिविधि पर सरकार का पूर्ण नियंत्रण स्थापित करता था। और अब शांति एक्ट के तहत निजी कंपनियों को भारत में परमाणु ऊर्जा संयंत्र बनाने, उनके मालिक बनने और उन्हें संचालित करने की अनुमति दे दी गई है। मतलब अब प्राइवेट प्लेयर्स भी न्यूक्लियर पावर प्लांट्स लगा सकेंगे? जी हाँ, ये एक क्रांतिकारी कदम है, क्योंकि यह क्षेत्र पहले केवल सरकारी कंपनी न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड NPCIL के लिए आरक्षित था। इस इतने बड़े उदारीकरण के पीछे सरकार का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसके पीछे भारत का एक बहुत ही महत्वाकांक्षी ऊर्जा लक्ष्य है। भारत में 2047 तक, जब देश अपनी आज़ादी के 100 साल पूरे करेगा, 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। 100 गीगावाट? और अभी हम कहाँ पर हैं? अभी हमारी क्षमता 10 गीगावाट से भी कम है। ओह, तो ये तो 10 गुना से भी ज्यादा की छलांग है। जी, तो आप समझ सकते हैं कि ये लक्ष्य कितना विशाल है। सरकार का मानना है कि केवल सरकारी पूंजी और संसाधनों से यह विशाल विस्तार संभव नहीं है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए निजी क्षेत्र की पूंजी, टेक्नोलॉजी और प्रबंधन कौशल की सख्त जरूरत है। क्या निजी क्षेत्र को परमाणु ऊर्जा से जुड़ी सभी गतिविधियों की छूट दे दी गई है या कुछ सीमाएं हैं? नहीं, यहाँ एक महत्वपूर्ण सीमा है। सरकार ने बिजली उत्पादन यानी पावर जनरेशन को तो निजी क्षेत्र के लिए खोल दिया है, लेकिन उसने परमाणु ईंधन चक्र
फ्यूल साइकिल से जुड़ी संवेदनशील गतिविधियों पर अपना सख्त नियंत्रण बनाए रखा है। ईंधन चक्र से जुड़ी गतिविधियां जैसे कि यूरेनियम की खोज, खनन, उसका संवर्धन, एनरिचमेंट और इस्तेमाल हो चुके ईंधन का पुनर्संसाधन, रीप्रोसेसिंग, ये सभी रणनीतिक रूप से संवेदनशील गतिविधियां हैं और ये पूरी तरह से सरकारी नियंत्रण में ही रहेंगी। तो प्राइवेट कंपनीज सिर्फ रिएक्टर लगाएंगी और बिजली बनाएंगी? बिल्कुल। इस कानून में खास तरह के रिएक्टरों पर जोर दिया गया है, SMRs। ये क्या है? हाँ, ये अधिनियम विशेष रूप से स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स SMRs को प्रोत्साहित करता है। ये परमाणु रिएक्टर टेक्नोलॉजी में अगली पीढ़ी की तकनीक है। स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स। जी, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, ये पारंपरिक बड़े रिएक्टरों की तुलना में बहुत छोटे होते हैं। इन्हें फैक्ट्री में बनाकर साइट पर असेंबल किया जा सकता है। और इनके फायदे क्या हैं? ये ज्यादा सुरक्षित, सस्ते और इन्हें बहुत तेजी से तैनात किया जा सकता है। इनका छोटा आकार इन्हें निजी उद्योगों के लिए बहुत आकर्षक बनाता है। वो कैसे? जैसे कोई बड़ा स्टील या सीमेंट प्लांट जिसे 24/7 या 24 घंटे ग्रीन एनर्जी की जरूरत है, वो अपने प्लांट के पास ही एक SMR लगा सकता है। विदेशी कंपनियों को भारत में लाने में एक और बड़ी बाधा थी आपूर्तिकर्ता दायित्व, सप्लायर लायबिलिटी का मुद्दा। क्या इस कानून ने उसे भी हल किया है? जी हाँ, यह एक और बड़ी सफलता है। भारत के 2010 के परमाणु दायित्व कानून में एक ऐसा क्लॉज था जो किसी दुर्घटना की स्थिति में उपकरण सप्लाई करने वाली विदेशी कंपनी पर भी जिम्मेदारी डालता था। और इससे विदेशी कंपनियां डरती थी? बिल्कुल। इस वजह से वेस्टिंगहाउस और GE जैसी बड़ी अमेरिकी कंपनियां भारत में रिएक्टर लगाने से हिचकिचा रही थीं। शांति एक्ट ने अब भारत के कानून को कन्वेंशन ऑन सप्लीमेंट्री कॉम्पेंसेशन CSC के तहत वैश्विक मानदंडों के अनुरूप कर दिया है, जिससे विदेशी आपूर्तिकर्ताओं के लिए भारत में निवेश करना आसान हो जाएगा। आज भारत महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन की जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय गणित दिवस, नेशनल मैथमेटिक्स डे मना रहा है। जी, ये दिन हमारे राष्ट्रीय विकास में गणित के महत्व को रेखांकित करने के लिए मनाया जाता है और UPSC की तैयारी के नजरिए से श्रीनिवास रामानुजन और उनके कुछ प्रमुख योगदानों को याद रखना बहुत महत्वपूर्ण है। उनके कौन से योगदान सबसे ज्यादा उल्लेखनीय है जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं? उनके कई योगदान हैं, लेकिन प्रीलिम्स और जनरल नॉलेज के लिए कुछ बातें खास हैं। पहला, मॉक थीटा फंक्शंस। मॉक थीटा फंक्शंस? जी, यहाँ उनकी एक रहस्यमयी खोज थी जो उन्होंने अपनी मृत्यु से कुछ समय पहले अपने दोस्त G.H. हार्डी को एक पत्र में लिखी थी। दशकों तक कोई समझ नहीं पाया कि ये क्या है। और आज? लेकिन आज इन्हीं मॉक थीटा फंक्शंस का उपयोग फिजिक्स में ब्लैक होल की एंट्रोपी को समझने के लिए किया जाता है। ये तो अद्भुत है। और पार्टीशन थ्योरी क्या है? पार्टीशन थ्योरी गणित की एक शाखा है जो इस बात का अध्ययन करती है कि किसी पूर्णांक यानी इंटीजर को उसके छोटे हिस्सों के योग के रूप में कितने तरीकों से तोड़ा जा सकता है। जैसे संख्या 4 को हम 5 तरीकों से लिख सकते हैं। 4, 3+1, 2+2, 2+1+1, 1+1+1+1। रामानुजन ने इस क्षेत्र में अभूतपूर्व काम किया। और एक बहुत ही प्रसिद्ध संख्या है जो उनसे जुड़ी है, 1729, 1729। इसकी क्या कहानी है? हाँ, इसे हार्डी रामानुजन नंबर के रूप में जाना जाता है। इसकी कहानी बहुत मशहूर है। एक बार जब रामानुजन इंग्लैंड में बीमार थे तो उनके गुरु G.H. हार्डी उनसे मिलने एक टैक्सी से आए। हार्डी ने बातों बातों में कहा कि टैक्सी का नंबर 1729 था, जो एक बहुत ही डल यानी नीरस नंबर लग रहा था। और रामानुजन का क्या जवाब था? बीमार होने के बावजूद रामानुजन ने तुरंत जवाब दिया, नहीं हार्डी, ये एक बहुत ही रोचक संख्या है। ये सबसे छोटी संख्या है जिसे 2 अलग-अलग तरीकों से 2 घनों यानी क्यूब्स के योग के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। 2 अलग-अलग तरीकों से? और वो 2 तरीके क्या हैं? पहला तरीका है 1 का क्यूब और 12 का क्यूब, 1 क्यूब प्लस 123, जो होता है 1 प्लस 1728 इज इक्वल टू 1729। और दूसरा तरीका है 9 का क्यूब और 10 का क्यूब, 9 क्यूब प्लस 10 क्यूब, जो होता है 729 प्लस 1000 इज इक्वल टू 1729। वाकई अविश्वसनीय है।
मतलब उनके दिमाग में ये सब चलता रहता था। जी, ये उनकी अद्भुत प्रतिभा का एक छोटा सा उदाहरण है। चलिए अब सामाजिक मुद्दे और संस्कृति के खंड की ओर बढ़ते हैं। साहित्य जगत से एक चिंताजनक खबर आ रही है। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 की घोषणा को अचानक स्थगित कर दिया गया है। जी, ये एक अप्रत्याशित घटनाक्रम है। संस्कृति मंत्रालय के एक निर्देश के बाद साहित्य अकादमी ने पुरस्कारों की घोषणा को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया है। और मंत्रालय ने कारण क्या बताया है? मंत्रालय ने इसका कारण पुरस्कारों के चयन की प्रक्रिया का पुनर्गठन करने की आवश्यकता बताया है। इस पर विवाद क्यों हो रहा है? इस हस्तक्षेप ने साहित्य अकादमी की संस्थागत स्वायत्ता, इंस्टीट्यूशनल ऑटोनॉमी पर एक बहुत बड़ी बहस छेड़ दी है। इसकी पृष्ठभूमि क्या है? हमें इसकी पृष्ठभूमि को समझना होगा। साहित्य अकादमी की स्थापना 1954 में हुई थी। तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इसकी परिकल्पना एक पूरी तरह से स्वायत्त निकाय के रूप में की थी, जो आर्म्स लेंथ प्रिंसिपल पर काम करे। आर्म्स लेंथ प्रिंसिपल, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि सरकार संस्था को फंड तो देगी, लेकिन उसके दिन प्रतिदिन के कामों, खासकर साहित्यिक और रचनात्मक निर्णयों में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी। यह सिद्धांत साहित्यिक स्वतंत्रता को राजनीतिक हस्तक्षेप से बचाने के लिए बनाया गया था। तो आलोचकों का क्या तर्क है? आलोचकों का तर्क है कि सरकार का ये कदम, जिसमें वो पुरस्कार विजेताओं के चयन की प्रक्रिया में सीधे तौर पर शामिल होना चाहती है, ये उस संस्थापक लोकाचार, फाउंडेशनल ईथोस के खिलाफ है। उन्हें डर है कि इससे पुरस्कारों का राजनीतिकरण हो सकता है। अब एक सकारात्मक खबर की ओर बढ़ते हैं, जो आदिवासी स्वशासन से जुड़ी है। जी, पंचायती राज मंत्रालय ने आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में 23-24 दिसंबर को एक पेसा महोत्सव आयोजित करने की घोषणा की है। ये महोत्सव किस उपलक्ष्य में है? ये पंचायत एक्सटेंशन टू स्केड्यूल्ड एरियाज एक्ट 1996 यानी 1996, जिसे हम लोकप्रिय रूप से पेसा एक्ट या पेसा कानून कहते हैं, उसकी भावना का जश्न मनाने के लिए है। ये भारत के आदिवासी समुदायों के स्वशासन के लिए एक ऐतिहासिक और क्रांतिकारी कानून है। पेसा कानून इतना महत्वपूर्ण क्यों है? यह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये भारतीय संविधान के 73वें संशोधन, जिसने पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की, उसे 5th शेड्यूल यानी 5वीं अनुसूची के क्षेत्रों तक विस्तारित करता है। अच्छा। यह कानून मानता है कि आदिवासी क्षेत्रों में पारंपरिक शासन प्रणालियां होती हैं और उन्हें सशक्त करने की जरूरत है। ये ग्राम सभा को क्या विशेष अधिकार देता है? पेसा कानून ग्राम सभा को असाधारण रूप से शक्तिशाली बनाता है। इसके तहत ग्राम सभा को लघु वनोपज माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस का मालिकाना हक मिलता है। उनकी सहमति के बिना आदिवासी भूमि का हस्तांतरण नहीं हो सकता। स्थानीय बाजारों का प्रबंधन और छोटे जल निकायों का नियंत्रण भी ग्राम सभा के हाथ में होता है। तो ये ग्राम स्वराज को साकार करता है। बिल्कुल, यह महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज के सपने को सच्ची भावना में साकार करता है। अब आज के संपादकीय विश्लेषण पर एक नजर डालते हैं। जी, आज 2 महत्वपूर्ण संपादकीय हैं। पहला द हिंदू का विंटर इज बिहाइंड है, जिस पर हम पॉलिटी सेक्शन में पहले ही चर्चा कर चुके हैं। एक बार फिर से मुख्य बात बता दीजिए। यह संसद की उच्च उत्पादकता बनाम कम विचार विमर्श के विरोधाभास पर प्रकाश डालता है। इसमें एक और दिलचस्प बात का उल्लेख है, बिलों के लिए हिंदी शीर्षकों के उपयोग से उत्पन्न भाषाई घर्षण। इससे दक्षिणी राज्यों के सांसद जो हिंदी नहीं समझते, वे अलग थलग महसूस करते हैं। और दूसरा संपादकीय द इंडियन एक्सप्रेस का है और इसका शीर्षक एक गंभीर चेतावनी है, इंडिया इज नंबर 1 ऑन ग्लोबल डोपिंग लिस्ट। क्या नंबर 1? जी, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी WADA की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार भारत डोपिंग के मामलों में दुनिया में नंबर 1 पर आ गया है। ये तो बहुत ही शर्मनाक बात है। आंकड़े क्या कहते हैं? भारत में 260 डोपिंग के पॉजिटिव मामले पाए गए हैं, जो रूस और चीन जैसे देशों से भी ज्यादा है। और ये हमारे ओलंपिक की दावेदारी के लिए भी बुरा है। बिल्कुल, संपादकीय कहता है कि यह 2036 ओलंपिक की मेजबानी के लिए भारत की महत्वाकांक्षी दावेदारी के लिए एक गंभीर प्रतिष्ठा का खतरा है। संपादकीय इसके लिए किसे दोषी ठहराता है? संपादकीय इसके लिए जूनियर स्तर के खेलों में हर कीमत पर जीतो की संस्कृति को दोषी ठहराता है, जहां कोच और माता-पिता बच्चों पर अनुचित दबाव डालते हैं। साथ ही एथलीटों में सप्लीमेंट्स के बारे में शिक्षा और जागरूकता की भारी कमी है।
मतलब उन्हें पता ही नहीं होता कि वो क्या ले रहे हैं। जी, उन्हें पता ही नहीं होता कि वे जो ले रहे हैं उसमें प्रतिबंधित पदार्थ हो सकते हैं। संपादकीय भारतीय खेल जगत में एक प्रणालीगत सफाई, अ सिस्टेमिक क्लीनअप का आह्वान करता है। चलिए, अब कुछ त्वरित तथ्यों पर नजर डालते हैं जो प्रीलिम्स के लिए सीधे तौर पर उपयोगी हो सकते हैं। जी, पहला, VBGRAMG एक्ट। यह MGNREGA की जगह लेने वाला नया कानून है। ये 125 दिन के काम की गारंटी देता है। सामान्य राज्यों के लिए फंडिंग का अनुपात 60-40, 60-40 केंद्र राज्य है। दूसरा, SHANT एक्ट। यह परमाणु ऊर्जा पर सरकारी एकाधिकार को समाप्त करता है और 1962 के एटॉमिक एनर्जी एक्ट को निरस्त करता है। तीसरा, हार्डी रामानुजन नंबर। ये संख्या है 1729, 1729। चौथा, आर्टिकल 244। आर्टिकल 244, 244 ये भारतीय संविधान का अनुच्छेद है जो अनुसूचित क्षेत्रों 5वीं अनुसूची और जनजातीय क्षेत्रों 6ठी अनुसूची के प्रशासन से संबंधित है। पांचवा, अरावली रेंज। यह भारत की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला है। यह सिंधु और गंगा नदी घाटियों के बीच एक जल विभाजक का काम करती है और हालिया संदर्भ में पहाड़ी की परिभाषा है 100 मीटर से अधिक ऊंची भू आकृति। छठा, 5th शेड्यूल एरियाज। वर्तमान में भारत के 10 राज्यों में 5वीं अनुसूची के क्षेत्र हैं। यह राज्य हैं आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा और राजस्थान। और सातवां, कैंडिडा ऑरस। यह एक बहुदवा प्रतिरोधी कवक मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट फंगस है जो अस्पतालों में फैलता है। इसे WHO द्वारा एक गंभीर वैश्विक स्वास्थ्य खतरे के रूप में पहचाना गया है। ये बहुत ही उपयोगी तथ्य थे। अब मेंस की तैयारी के लिए आज के 2 अभ्यास प्रश्नों को देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न GS पेपर 2 पॉलिटी से है। जी, प्रश्न है, MGNREGA से VBG-RAMG एक्ट में संक्रमण अधिकार आधारित से आपूर्ति आवंटन कल्याणकारी मॉडल की ओर एक आदर्श बदलाव का प्रतीक है। राजकोषीय संघवाद और ग्रामीण संकट के संदर्भ में इस कथन का समालोचनात्मक विश्लेषण करें। 250 शब्द। यह एक बहुत अच्छा और विश्लेषणात्मक प्रश्न है। इसके उत्तर की रूपरेखा कुछ इस तरह हो सकती है। कैसे अप्रोच करें इसे? सबसे पहले इंट्रोडक्शन में आप सीधे तौर पर इस बदलाव को परिभाषित करके शुरू कर सकते हैं। बताएं कि कैसे VBG-RAMG एक्ट MGNREGA को प्रतिस्थापित कर रहा है और इसमें दिनों की संख्या 100 से 125 की गई है। और बॉडी में? बॉडी को 3 पैराग्राफ में बांट सकते हैं। पहले में कथन के पहले भाग को समझाएं। मांग संचालित से आपूर्ति संचालित में बदलाव का क्या मतलब है, इसकी व्याख्या करें। दूसरे पैराग्राफ में राजकोषीय संवाद वाला एंगल लाएं। 40-60 फंडिंग विभाजन का विश्लेषण करें और बताएं कि यह गरीब राज्यों को कैसे प्रभावित कर सकता है। और तीसरे पैराग्राफ में? एक संतुलित उत्तर के लिए तीसरे पैराग्राफ में सरकार के दृष्टिकोण को शामिल करें। टिकाऊ संपत्ति निर्माण, डिजिटलीकरण जैसे सकारात्मक पहलुओं पर प्रकाश डालें। और कंक्लूजन? कंक्लूजन में आप यह तर्क दे सकते हैं कि आधुनिकीकरण महत्वपूर्ण है, लेकिन इस अधिनियम की सफलता राज्यों की वित्तीय क्षमता पर निर्भर करेगी और एक अधिकार आधारित सुरक्षा जाल को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। बहुत बढ़िया। और हमारा दूसरा प्रश्न GS पेपर 3 इकोनॉमी एनवायरनमेंट से है। प्रश्न है, भारत में वर्तमान उर्वरक सब्सिडी व्यवस्था राजकोषीय रूप से अस्थिर और पारिस्थितिक रूप से प्रतिगामी है। यूरिया को पोषक तत्व आधारित सब्सिडी NBS व्यवस्था के तहत लाने और प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण DBT को अपनाने की आवश्यकता पर चर्चा करें। 250 शब्द। ये भी एक बहुत ही प्रासंगिक प्रश्न है। इसका क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए? इंट्रोडक्शन में समस्या की भयावहता को आंकड़ों के साथ बताएं। 2 लाख करोड़ रुपए के सब्सिडी बोझ और बिगड़े हुए NP के अनुपात का हवाला दें। बॉडी में पहले बताएं कि यह राजकोषीय रूप से अस्थिर क्यों है, जिसमें आयात पर निर्भरता का जिक्र हो। फिर दूसरे पैराग्राफ में बताएं कि यह पारिस्थितिक रूप से प्रतिगामी क्यों है, जिसमें मृदा क्षरण, जल प्रदूषण और GHG उत्सर्जन की बात हो। और तीसरे पैराग्राफ में समाधान प्रस्तुत करें, यूरिया को NBS के तहत लाना और DBT को अपनाना।
और कंक्लूजन? कंक्लूजन में इस बात पर जोर दें कि दीर्घकालिक मृदा स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा के लिए इस क्षेत्र में सुधार करने के लिए राजनीतिक साहस की आवश्यकता है। चलिए, अब आज की चर्चा को 5 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के साथ समाप्त करते हैं। अपनी समझ का परीक्षण करें। जी। पहला प्रश्न, वीबी गेंस जे रैमजी एक्ट 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. यह भारत में प्रत्येक ग्रामीण परिवार को 150 दिनों के मजदूरी रोजगार की गारंटी देता है। जी। 2. सामान्य श्रेणी के राज्यों के लिए वित्त पोषण पैटर्न केंद्र और राज्य के बीच 60.40 शेयर किया जाता है। 3. यह एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962 को निरस्त करता है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 3 या डी 2 और 3? इसका सही उत्तर है बी केवल 2। क्यों? कथन 1 गलत है क्योंकि ये 150 नहीं बल्कि 125 दिनों की गारंटी देता है, और कथन 3 भी गलत है क्योंकि एटॉमिक एनर्जी एक्ट को शांति एक्ट निरस्त करता है, वीबीजी रैमजी एक्ट नहीं। दूसरा प्रश्न, हार्डी रामानुजन नंबर 1729 प्रसिद्ध है क्योंकि ए यह सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, बी यह 2 अलग अलग तरीकों से 2 घनों के योग के रूप में व्यक्त की जाने वाली सबसे छोटी संख्या है, सी यह 4 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है, डी यह पाई का मान 4 दशमलव स्थानों तक है। इसका सही उत्तर है बी। जैसा कि हमने चर्चा की, 1729 को 1 का क्यूब प्लस 12 का क्यूब और 9 का क्यूब प्लस 10 का क्यूब दोनों तरीकों से लिखा जा सकता है। तीसरा प्रश्न, शांति एक्ट 2025 के तहत निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि केंद्र सरकार के लिए विशेष रूप से आरक्षित बनी हुई है? ए परमाणु ऊर्जा संयंत्रों का निर्माण, बी परमाणु ऊर्जा संयंत्रों का संचालन, सी यूरेनियम का संवर्धन, डी परमाणु ऊर्जा का वितरण। इसका सही उत्तर है सी यूरेनियम का संवर्धन। जैसा हमने डिस्कस किया, बिजली उत्पादन निजी क्षेत्र के लिए खोल दिया गया है, लेकिन ईंधन चक्र से जुड़ी संवेदनशील गतिविधियां जैसे संवर्धन और पुनः संसाधन केंद्र के पास ही रहेंगी। चौथा प्रश्न, न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी एनबीएस योजना वर्तमान में निम्नलिखित में से किन उर्वरकों को कवर करती है? 1 यूरिया, 2 डाई अमोनियम फॉस्फेट डीएपी, 3 म्यूरेट ऑफ पोटाश एमओपी। नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें। नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें। ए केवल 1 और 2। नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें। बी केवल 2 और 3। नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें। सी केवल 1 और 3। नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें। डी 1, 2 और 3। सही उत्तर है बी केवल 2 और 3। यही तो पूरी समस्या की जड़ है कि यूरिया वर्तमान में एनबीएस व्यवस्था से बाहर है। यह योजना केवल फॉस्फेटिक पी और पोटाशिक के उर्वरकों को कवर करती है। और आज का अंतिम प्रश्न, पैसा एक्ट 1996 लागू होता है? ए छठी अनुसूची क्षेत्रों पर, बी 5वीं अनुसूची क्षेत्रों पर, सी केवल केंद्र शासित प्रदेशों पर, डी केवल सीमावर्ती जिलों पर। इसका सही जवाब है बी 5वीं अनुसूची क्षेत्रों पर। पैसा कानून संविधान के भाग 9 के प्रावधानों को 5वीं अनुसूची के क्षेत्रों तक विस्तारित करता है। तो ये थे आज के सबसे महत्वपूर्ण विषय। एक बार जल्दी से देख लेते हैं कि आज हमने क्या क्या सीखा। जी, तो सबसे पहले हमने बीबीजीएमजीए एक्ट को गहराई से समझा, जो एमजीएनआरईजीए की जगह ले रहा है। हमने इसके 125 दिन की गारंटी, 60-40 फंडिंग पैटर्न और मांग से आपूर्ति आधारित मॉडल में बदलाव के गहरे निहितार्थों पर चर्चा की। फिर हमने भारत न्यूजीलैंड एफटीए का विश्लेषण किया। हाँ, जिसमें डेयरी को बाहर रखने की चतुर कूटनीति और सेवा क्षेत्र में भारतीय प्रोफेशनल्स के लिए मिली बड़ी जीत शामिल है। और उर्वरक सब्सिडी, हमने उर्वरक सब्सिडी की गंभीर समस्या को देखा और समझा कि क्यों यूरिया को एनडीएस के तहत लाना और डीबीटी को अपनाना राजकोषीय और पर्यावरणीय दोनों दृष्टियों से जरूरी है। और शांति एक्ट, हमने शांति एक्ट के माध्यम से भारत के परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में निजी क्षेत्र के प्रवेश के रणनीतिक महत्व को जाना। और अंत में हमने पैसा एक्ट, रामानुजन नंबर और अरावली की परिभाषा जैसे महत्वपूर्ण प्रीलिम्स फैक्ट्स को भी रिवाइज किया। आज की मेहनत
कल की कहानी बदल देगी। अगर ये सेशन अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। और सब्सक्राइब करें सुन लो यूपीएससी को। 299 रुपीस मेंबरशिप ज्वाइन करके एक्सक्लूसिव कंटेंट का एक्सेस लें।